जितने भी छात्र हैं क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, उसको अभी 6 महीना वही मानिए कि हम तपस्या पर बैठे हुए हैं। तपस्या हमारा 6 महीना बाद क्या होगा, टूटेगा। जो 6 महीना यानी 18 180 दिन को अगर जीवन में अगर अच्छा सा भी लगा लिए तो समझिए कि वो 180 दिन मतलब हो गया, वो 60 साल तक जीवन में अच्छा रहेगा। मतलब क्या, ये अगर ये दिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th 12th आपको यादगार होता है, ये 8वां में क्या हुआ आपको उतना नहीं याद रहेगा, लेकिन क्लास 10th में क्या हुआ ये आप सबको याद रहेगा। इसलिए जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं या फिर 12th के हैं, जो बताए जाते हैं वहां जाके जरूर पढ़िए। और टॉपर बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वेबसाइट से पढ़ के देखिए, आपको टॉपर बनना तय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां टॉपर हुए भी हैं। प्रूफ आपको इस चैनल पर अवेलेबल भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज क्लास करेंगे ज्यामिति। देखिए ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री के बारे में हम समझेंगे। ये छोटे बच्चे की तरह है आकृति बनाना। जैसे बचपन में हम लोग मिट्टी का थोड़ा मतलब छोटा छोटा मतलब आकृति का बनाते थे, मूर्ति बनाते थे। तो ज्यामिति एक तरह से ज्योमेट्री है, यानी एक तरह से ये आकृति वाला हो जाएगा क्वेश्चन। कोई भी 2-3 वो आकृति दे देगा, अब इसमें कौन क्या है। अब जैसे हम सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे पढ़ेंगे सर्वांग सम, और क्या समझेंगे, समरूप। देखिए सर्वांग सम नाम से स्पष्ट है बच्चे, सवाल इसमें से पूछा जाएगा, लिख लीजिएगा 100%। हम जब भी क्लास देते हैं यूट्यूब पर भी या ऑफलाइन भी, तो हम डायरेक्ट बच्चे को कहते हैं कि लाइए कॉपी, हम लिख करके और अपना सिग्नेचर कर देते हैं कि सर्वांग सम और समरूप से, खासकर समरूप से 1 नंबर तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कोई रोकने की बात नहीं है, क्लास 9th में भी पूछा समरूप से, समझ रही हो। अब आपसे पूछ देगा सवाल कि बताइए 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सर्वांगसम। तो जब समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, इस बात को नहीं समझोगे तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। जब इस बात को आप समझ जाओगे कि समरूप क्या है, सर्वांगसम क्या है, तो आप सवाल को चुटकी बजाओगे, आपका सवाल बन चुका है। सवाल को गर्दा उड़ा दोगे, सही बोलते हैं। जब आपको ये समझ में आएगा 2 चीज, तब तो हम पहले समझेंगे सर्वांगसम। क्या समझेंगे, सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है जिसका सभी अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वैसे ज्यामितीय आकृति जिसका आकार और माप समान हो। जैसे मानिए ये आयत ले लिए, छोटा सा हम फिगर यहाँ पे बना रहे हैं, इतना ही बड़ा आयत होना चाहिए, सेम टू सेम होगा तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। लेकिन समरूप में ऐसी बात नहीं है। समरूप में आकार समान हो और माप उसका समान ना हो। मान लीजिए आयत इतना बड़ा है, एगो छोटका आयत ले लिए, तो तभी भी दोनों जाकर हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। जो सर्वांगसम होगा वो समरूप हो सकता है, लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वांगसम नहीं हो सकता है। और सर्वांगसम तो ये समझ में आ गया होगा कि जिसका सभी अंग, वैसे आकृति जो सभी अंग से समान हो उसे सर्वांगसम है। जिसका लंबाई चौड़ाई मोटाई आकार सब क्या हो आपस में बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। समरूप वो कहलाएगा जिसका आकार बराबर हो, भुजा मापने पर बराबर ना भी हो तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। 2 आयत आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होते हैं। 2 वर्ग आपस में क्या होगा, समरूप होता है। 2 वृत्त, 2 सर्किल भी आपस में क्या होगा, समरूप। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बड़ा वृत्त है, अब एक छोटा सा वृत्त है, ये दोनों क्या हो जाएगा भाई, समरूप हो जाएगा। समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मान लीजिए 2 हमारे सामने वर्ग आ गया। जिस बच्चा को समझ में नहीं आएगा वो डिस्कस ही करोगे, और डिस्कस करोगे तो उसको कान पकड़ के दीवार के पीछे खड़ा हो जाओगे, सीधी सी बात है। जब ये छोटी बात आप नहीं समझोगे कि कैसे मूर्ति बनता है, मूर्ति आपस में क्या होता है, तो तुम क्या करोगे कुछ जीवन में, बताओ कुछ कर पाओगे। ये अच्छा बताइए, समझ में किसको नहीं आता, जरा हाथ उठाइएगा और सही बोलिएगा। अगर झूठ बोलिएगा तो फिर वही कहावत है, झूठ बोले कौवा कान काटेगा। चलिए ये देखिए एक वर्ग हो गया। अगर इसी के समान एक और वर्ग ले लिए, सेम लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होगा, सेम होगा, तो ये देखिए ये समरूप हो जाएगा। क्या होगा, ये समरूप होगा। इसको हम सर्वांगसम भी कह सकते हैं, क्योंकि आकार इसमें भुजा भी बराबर है और समरूप होगा। समरूप का मतलब उसका रूप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूप। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि नाक कान मुंह कान सब समान होना चाहिए, मतलब 2 कॉपी होना चाहिए, तब हो गया सर्वांगसम।
वो समरूप भी हो सकता है। जो सर्वांग होता है वो समरूप हो सकता है, लेकिन जो समरूप होता है वो जरूरी नहीं है कि सर्वांग होगा। बस दो ही चीज आपको समझना था। ये दो आपस में वर्ग क्या होता है? समरूप होता है। दो वृत्त भी आपस में क्या होता है? समरूप होता है। दो वर्ग, दो आयत, दो वृत्त आपस में क्या होगा? समरूप। समरूप का चिन्ह जो होता है आपको ये होता है, ठीक है। सर्वांग का चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। ये होता है सर्वांग का चिन्ह होता है, यानी सिंबल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि समरूप क्या होता है और सर्वांग क्या होता है। हम कुछ भाषा यहाँ पर लिख देते हैं, सर्वांग और समरूप किसे कहते हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। 9th का है। तो देखिए यहाँ पे ये सर्वांग जो है इसका भाषा कुछ लिखा हुआ है, जिसको लिखिए, वैसे दो ज्यामितीय आकृतियां जो आकार एवं माप में समान हो, आकार में भी समान हो और माप भी समान हो, उसे सर्वांग कहते हैं या सर्वांग आकृतियां कहते हैं। सर्वांग आकृतियां हमेशा वो समरूप होता है। जो सर्वांग है वो समरूप होगा ही, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग होगा ऐसा ये मतलब संभव नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे ना, अब हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे समरूप के बारे में, जिसमें 3 वो नियम भी है, कसौटियां भी है। देखिए लाइट तो कर दिया है, लेकिन समरूप आकृति है, ठीक है। तो समरूप मतलब जो रूप में समान हो वो आकृति क्या कहलाएगा? समरूपता कहलाएगा। समरूप मतलब समरूप मतलब समान आकृति वाला जो भी होगा ज्यामितीय आकृति, वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। हम लैंग्वेज लिख दिए हैं कि वैसे ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकार एवं भिन्न माप का हो उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। सभी वृत्त चाहे वर्ग चाहे आयत आपस में क्या होता है? समरूप होता है। याद रखिएगा, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप और सर्वांग दोनों होता है। दो समबाहु त्रिभुज जिसको हम नहीं लिखे हैं। अब त्रिभुज की समरूपता की निम्न कसौटी, कसौटी का मतलब समझिए कि 3 वो नियम होता है। समरूपता कितने नियम है? 3 नियम है। थैंक यू भगवान। समरूपता कितने नियम है? 3। या तो समरूप तभी हो सकता है जब आपस में ए मतलब क्या होता है? ए एंगल एंगल एंगल। जब त्रिभुज में 3 कोण होता है, सबको पता होगा, तो जब तभी होगा जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एंगल 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 के नियम से क्या हो जाएगा? वो समरूप हो जाएगा। अगर त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, जब सभी भुजा आपस में दो त्रिभुज में बराबर हो जाए, दो त्रिभुज है, दोनों के भुजा आपस में क्या हो जाएगा? समान। तो वो क्या कहलाएगा? समरूप। अब तीसरा जो नियम होता है वो होता है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर। और वैसे यहाँ कभी कभी देखते हैं ए समरूपता से, मतलब जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज 180 डिग्री का कोण होता है। और जब दो बराबर कोण मिल जाएगा तो तीसरा अपने आप ऑलरेडी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे समरूपता की 3 कसौटियां हैं, जिसको समझ लीजिए आप लोग लेक्चर क्लास की तरह सुन करके। जब सभी तीनों कोण आपस में बराबर होगा तो समरूप कहलाएगा। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो समरूप कहलाएगा। जब दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो थोड़ा ही क्लास यहाँ पे ध्यान से किए होंगे उनको बिल्कुल रूप से समझ आया होगा, और बहुत इजी था। एक बच्चे से बच्चे भी क्लास अगर करेंगे सही रूप से तो उन्हें समझ में आना चाहिए। अब वॉइस की क्वालिटी क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि वॉइस कैसा है इसमें। और थोड़ा सा और मेहनत इसमें लगेगा, क्योंकि मतलब कभी लाइट उठ कर जाने की वजह से ना। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, एंड करते हैं ऑनलाइन क्लास को। और आप लोग कैसा लगा वीडियो इस चीज़ को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।